नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार लर्नर गाइड। आज की जो हमारी क्लास होगी वो ज्योग्राफी की होगी और ज्योग्राफी के अंतर्गत भी हमारी पहली क्लास जो है ये इंडियन ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी में हम सर्वप्रथम अध्ययन करेंगे भारत एक सामान्य परिचय, अर्थात भारत के बारे में जानेंगे। भारत क्या है, उसका नाम क्या है और कौन कौन से नाम के नाम से भारत जाना जाता है, उसकी स्थिति क्या है, उसके क्षेत्रफल के बारे में, यहाँ की जनसंख्या जो है उसके बारे में, ये स्थित है किन किन देशों के बीच, अर्थात इसकी सीमा किन किन देशों से सटी हुई है, इसकी तटीय सीमा कितनी है, ठीक है, इसके कितने द्वीप हैं, कितने राज्य हैं। टोटल समग्र रूप से हम भारत का अध्ययन करेंगे। उससे भारत के अध्ययन करने से पहले हम कुछ चीज को आपको बेसिक बताएंगे ज्योग्राफी के। जैसे मैं आपको अगर बोलूं कि भारत की स्थिति जो है वो 8/4 उत्तरी अक्षांश से लेके 37/6 उत्तरी अक्षांश तक है। तो कुछ लोगों को तो पता चल गया होगा कि इसका मतलब क्या है, किंतु कुछ भाई हमारे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी स्टार्टिंग की होगी, ठीक है, तो उनके लिए भी ये क्लास होगी ताकि उनको ये पता चल जाए सबसे पहले कि अक्षांश क्या होता है। अगर आपको अक्षांश नहीं मालूम, देशांतर नहीं मालूम, तो आप मैं गारंटी देता हूं कि आप कहीं पढ़ें और उसको रट्टा मारें कि भारत की स्थिति ये। जैसे भारत के बारे में अगर बात करेंगे हम तो आपसे बोलेंगे भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो आपको गोलार्ध का भी थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, तब आपको ये चीजें समझ में आएगी कि कौन सी गोलार्ध है, ठीक है, कौन से देशांतर है। तो सबसे पहले एक बेसिक 10 मिनट का एक बेसिक अध्ययन करेंगे। अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, गोलार्ध कौन सा क्या होता है, कर्क रेखा क्या होती है, मकर रेखा क्या होती है, भूमध्य रेखा क्या होती है। क्योंकि भारत के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे इन सारी रेखाओं का अध्ययन आपको जरूरी है, तभी भारत के बारे में अध्ययन आपको समझ में आएगा अच्छे से। तो 5 से 7 मिनट हम देखेंगे थोड़ा सा भारत के सापेक्ष में थोड़ा सा बेसिक जिसको हम समझ सकें। उसके बाद हम 10 से 15 मिनट भारत के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम कोशिश करेंगे ये जितने भी हमने अध्ययन किए इससे रिलेटेड लगभग 50 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के रूप में होंगे, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं सारे के सारे, उनका अध्ययन करेंगे, ताकि जो हम जो भी रूप से मौखिक रूप से अध्ययन करें उन सारों को हम लोगों ने क्वेश्चन के रूप में भी डाला, ताकि आपको सारे एक बार आपको रिपीट हो, आपको एक बार याद हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम देखेंगे भारत की स्थिति के बारे में। तो ये आपका है भारत। भारत की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो ये वर्ल्ड का मैप है, अर्थात विश्व का मैप है, समुद्र, ठीक है, और इसमें कहां भारत स्थित है, तो ये आपकी भारत की स्थिति, ये आपका भारत है क्या। जब मैं भारत के बारे में बताऊंगा आपको तो आपको सर्वप्रथम ये बताऊंगा कि भारत की क्षेत्रफल क्या है और स्थिति क्या है। तो स्थिति की बात जब हम करेंगे तो हम कहेंगे भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो आपको कैसे लगेगा पता कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसके बारे में हमें क्या जानना चाहिए, तो गोलार्ध। सर्वप्रथम हम जानेंगे क्या होती है अक्षांश रेखाएं, क्या होती है देशांतर रेखाएं। बात करेंगे सर्वप्रथम अक्षांश रेखाओं। तो हमारे ग्लोब पे ये जो रेखाएं हुई हैं, खींची गई हैं, इनको काल्पनिक रेखा के नाम से जानी जाती है। ये रेखाएं प्रॉपर नहीं खींची गई है पृथ्वी पे, ये हमारे ग्लोब पे, और इसको समझने के लिए ये कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। इन्हीं काल्पनिक रेखाओं में कुछ रेखाएं क्या होती हैं, अक्षांश के नाम से जानती हैं, कुछ रेखाएं देशांतर के नाम से जानती हैं, और कौन कौन से अक्षांश पे कौन कौन सी रेखाएं खींची गई है उस रेखाओं को उस अक्षांश के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है। तो हमारा जो पृथ्वी है उसके बीचों बीच में मध्य में एक रेखा खींची गई है, मध्य में, अर्थात 0 डिग्री उसको बोला गया है नाम। वो रेखा कौन सी है, तो ये रेखा है। हमारे पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा खींची गई है जिसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से कहा गया। बात करेंगे ये काल्पनिक रेखा जो खींची गई ये कौन सा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये क्यों खींची गई, ताकि इन काल्पनिक रेखाओं का खींचने का एक लक्ष्य था, ताकि हम एक जगह बैठ के संपूर्ण पृथ्वी के टाइम क्षेत्र जोन को या उनकी स्थिति को समझा सके,
ठीक है, इसलिए ये रेखाएं खींची गई। तो जो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, इसी को अन्य नाम से कौन कौन से, तो इसी को विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। इसका इंग्लिश में क्या नाम है, तो ध्यान रखेंगे, ये रेखाएं आप सभी लोग जानते हैं लेटी हुई प्रतीत होती है, ऐसे लेटी हुई है तो इनको लेटीट्यूड के नाम से जानते हैं। क्या हो जाएगा, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं लेटीट्यूड। लेटीट्यूड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब ये दो भागों में हमारी क्या हुई, पृथ्वी बट गई, एक उत्तर की तरफ, एक दक्षिण की तरफ, ठीक है। तो जब हम उत्तर की तरफ जाएंगे तो उत्तर की जो रेखाएं खींची गई अक्षांश रेखा के समानांतर उत्तर की तरफ भी रेखाएं खींची गई हैं। जैसे ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये सारे अक्षांश रेखाएं उत्तर की तरफ खींची गई। तो उत्तर अक्षांश रेखा के समानांतर उत्तर की तरफ जो रेखाएं खींची गई उसको उत्तरी अक्षांश की रेखाएं कहेंगे, ठीक है। जैसे उत्तर की तरफ हम जब बढ़े, इसके उत्तर की तरफ, ध्यान रखेंगे दिशाएं क्या होती है मैप पे, तो ध्यान रखेंगे आपका ये आपका ईस्ट होता है, सर्वप्रथम आप सभी लोग जानते जाएंगे, ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है, और ये आपका नॉर्थ होता है, और ये आपका साउथ होता है। ये दिशाएं होती हैं मैप पर समझने की अगर बात करें, ठीक है। तो देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर की तरफ यानी कि नॉर्थ की तरफ खींची गई रेखाओं को, उत्तर की तरफ होने वाले जितने भी क्षेत्रफल है उनको क्या कहा गया, उत्तरी अक्षांश। और दक्षिण की तरफ जितने क्षेत्र हैं उनको क्या कहा गया, उनको दक्षिणी अक्षांश के नाम से जाना गया है, ठीक है। उत्तर की तरफ अगर हम बात करें तो विषुवत रेखा के समानांतर उत्तर की तरफ एक रेखा खींची गई है 23.5 डिग्री में, आप सभी लोग जानते होंगे 23.5 डिग्री में। और इसी 23.5 डिग्री में जो रेखा उत्तर की तरफ खींची गई इसी को क्या नाम दिया गया, तो इसको कर्क रेखा के नाम से जाना गया। और यही कर्क रेखा आप सभी पढ़ेंगे भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, अर्थात भारत के 8 राज्यों से ये कर्क रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा अर्थात 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, तो ये हमारा हो गया क्या, कर्क रेखा हो जाएगा। और ये कितना, तो 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ खींची गई। ऐसे ही 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ एक रेखा खींची गई है, और वो कौन सी हो जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा मकर रेखा, इसको नाम दिया गया। और ये भी कहां खींचा गया, तो 23.5 डिग्री अक्षांश, और वो भी कहां, तो दक्षिण की तरफ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सर्वप्रथम हम देखें विषुवत रेखा अर्थात 0 डिग्री अक्षांश, उसके उत्तर में 23.5 डिग्री हमने देखा कर्क रेखा, और उसके दक्षिण में 23.5 डिग्री हमने देखा मकर रेखा। ये रेखाएं थी। हम कहते हैं आपसे, इसके साथ साथ एक चीज और समझेंगे पहले, तो ये हमारा हो गया, ये जो 0 डिग्री अक्षांश है इसके उत्तर की तरफ के क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, तो उत्तरी अक्षांश, और इसके दक्षिण की तरफ के संपूर्ण क्षेत्रफल को दक्षिणी गोलार्ध, और उत्तर की तरफ को उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। दो चीज ध्यान रखेंगे, ये जो विषुवत रेखा बीचों बीच खींची गई इसके उत्तर के क्षेत्र को यानी कि ऊपर के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ऐसे ही एक और काल्पनिक रेखा खींची जाती है, और वो कौन सा होता है, तो वो हमारा होता है ये रेखा। ये किसमें डिवाइड कर रहा है, तो ये हमारे ग्लोब को यानी कि विश्व को, संसार को किसमें डिवाइड कर रहा है, तो पूरब और पश्चिम में डिवाइड कर रहा है, ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे किसको डिवाइड कर रहा है, ये पूरब हो जा रहा है हमारा, और ये वेस्ट यानी कि पश्चिम हो जा रहा है। और ये क्या है, तो ये रेखाएं जो खड़ी हुई प्रतीत हो रही हैं इनको नाम दिया गया है देशांतर रेखा। और देशांतर रेखा भी क्या, तो 0 डिग्री, क्योंकि बीचों बीच में खींचा गया है देशांतर। अब आप कहेंगे ये खड़ी हुई रेखाएं हैं, ये लेटी हुई थी तो इसका लेटीट्यूड नाम था, ये खड़ी हुई है तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम लॉन्गिट्यूड हो जाएगा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड के नाम से जानते हैं। अब जब हमारी पृथ्वी को ये दो भागों में ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड किया तो हम ध्यान रखेंगे इसको क्या कहते हैं, तो इसको आपका पूर्वी देशांतर, इधर की जब हम तरफ जाएंगे तो इसको हम पूर्वी देशांतर कहेंगे।
ठीक है। और इस इधर की तरफ हम जाएंगे तो इसको हम पश्चिमी देशांतर कहेंगे, क्योंकि ये किस में बांटा, तो ये देशांतर में बांटा विश्व को, पश्चिमी देशांतर। तो आपको देशांतर समझ में आ गया, अक्षांश समझ में आ गया। अक्षांश और देशांतर अगर आपको समझ में आ गया तो अभी जब मैं आपको बताऊंगा कि भारत का समय जोन जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इसी से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो भारत में स्थित है। और भारत में स्थित होने के कारण भारत का जो टाइम जोन है वो इसी रेखा को लिया गया है, ठीक है। तो ये समझने में आपको आसानी होगी। दूसरी बात यह है, भारत के बारे में हम बताते समय आपको एक चीज दूसरी ये बताएंगे कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की स्थिति के बारे में, तो भारत कहां स्थित है, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कैसे? अभी मैं बोला कि ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं हैं, इसके उत्तर का जो गोलार्ध है उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। तो सर्वप्रथम हो गया भारत की स्थिति यह है, तो यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और पूर्वी देशांतर कैसे कहेंगे, तो मैंने देशांतर को दो भागों में डिवाइड किया पूरे ग्लोब को, ठीक है। हमने नहीं डिवाइड किया, ये भूगोलवेत्ताओं द्वारा डिवाइड किया गया ताकि स्थिति परिस्थिति कौन सा कहां पे किसकी स्थिति है इसको समझ सके। तो देशांतर को हमने डिवाइड किया, तो देशांतर के पूरब की तरफ हम बढ़ेंगे तो इसको पूर्वी देशांतर, और पश्चिम की तरफ हम बढ़ेंगे तो इसको पश्चिमी देशांतर कहा गया। इसीलिए भारत को कहा गया भारत उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसी को कहा जाता है भारत उत्तर पूर्वी देशांतर। भारत की स्थिति क्या है, तो उत्तर पूर्वी देशांतर, ठीक है, उत्तर और पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो ये हो गया हमारा विश्व का, हमने समझा संपूर्ण रूप से अक्षांश रेखाएं क्या है, देशांतर रेखाएं क्या है, कर्क रेखा क्या है, मकर रेखा क्या है। जो समय जोन यानी कि टाइम हमारा लिया गया है 24 घंटे का, वो इस रेखा को विशेष रूप से ध्यान में रख के लिया गया है। इस रेखा से जब हम पूरब की तरफ बढ़ते जाएंगे तो हमारा पूरब की तरफ आप जाएंगे तो 180 डिग्री आपको मिलेगा, 180 डिग्री देशांतर रेखा मिलेगी। ये देशांतर रेखा है तो इसके समानांतर जितनी रेखाएं चलती जाएंगी सब देशांतर रेखे होंगी, और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा स्थित है, सभी लोग ध्यान रखेंगे। और जब 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जाएंगे तो वो टोटल हमारा 12 घंटा इधर चला जाता है। और इसी तरह यहां से अगर पश्चिम की तरह जाएंगे तो हमारा 12 घंटा पीछे चला जाएगा। इसी को कहा गया कि पश्चिमी देशांतर, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। ऐसे ही क्या है कि अक्षांश रेखाएं ये है, तो इसके उत्तर की तरफ जाएंगे तो आपका हो जाएगा 90 डिग्री अक्षांश रेखा ऊपर, और 90 डिग्री अक्षांश रेखा आपके दक्षिण भी मिलेगा, ठीक है। तो आपको बात करेंगे कि जो समय लिया गया है वो इस अक्षांश यानी कि इस देशांतर 0 डिग्री देशांतर रेखा को मान के लिया गया है, और जो तिथि यानी कि जैसे कोई तारीख लिया गया है वो किसको मान के लिखा गया, तो ये जो आपका जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है यहां पे तिथि चेंज होती है और यहां पे समय चेंज होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं अब भारत के सापेक्ष में थोड़ा सा देखते हैं ताकि आपको भारत की समझ विकसित हो। तो अभी तक हमने अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होती है, गोलार्ध क्या होता है, विश्व के सापेक्ष में, विश्व के गोलोक के सापेक्ष में हमने इस चीज को समझा। अब हम क्या करने वाले हैं, आने वाले भारत के सामान्य परिचय के अंतर्गत लगभग 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में जो आपको प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं उनको लेके आए हैं। और ये सारे क्वेश्चन यानी कि एक एक क्वेश्चन को करते समय हम उस क्वेश्चन के बारे में प्लस उस क्वेश्चन का क्या इतिहास भूगोल रहा, सारे टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। यानी कि एक एक क्वेश्चन को हम पूरा डिटेल में अध्ययन करेंगे जिससे संपूर्ण भारत का हमें सामान्य परिचय पता होगा। बात करें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है। तो सभी लोग जानते हैं भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है, तो भारतवर्ष जम्बू द्वीप का है। अभी अगर आपने रामायण कभी देखा होगा तो आपको उसमें एक गाना आता है कि भारत खंडे जम्बू द्वीपे, ठीक है, जम्बू द्वीपे भारत खंडे करके गाना आता है, तो जम्बू द्वीप में है। भारत की अगर बात करें तो भारत क्या है, तो भारत के 3 नाम है। वैदिक काल में अगर हम बात कर जाए, वैदिक काल में अगर हम बात करें तो भरत ऋषि के नाम पे भारत का नाम भारत पड़ा।
किसके? तो भरत ऋषि के नाम पे भारत का नाम भारत। किंतु मध्यकाल जब आया तो मध्यकाल में अरबी और फारसी इतिहास लुटेरे आए भारत में। मध्यकाल में कौन कौन आए? तो अरबी और फारसी, ठीक है, भारत को लूटने के लिए आए। और उनके साथ कौन आए? तो उस टाइम के इतिहासकार भी आए, कुछ मुस्लिम इतिहासकार आए। और उन्होंने भारत में जब आया तो उन्होंने देखा भारत किसका स्थान था? तो भारत में कौन रहते थे? हिंदू रहते थे। इसलिए उन्होंने हिंदू अर्थात हिंदुओं का स्थान, और इस सापेक्ष में उन्होंने दिया भारत का नाम क्या मध्यकाल में? तो उन्होंने दिया हिंदुस्तान। मध्यकाल में किसके द्वारा? तो अरबी प्लस फारसी इतिहासकार, इन्होंने क्या नाम दिया? तो इन्होंने नाम दिया हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। इसके बाद एक नाम भारत का और पड़ता है, वो आपका इंडिया पड़ता है। इंडिया नाम किसके द्वारा दिया गया? तो ग्रीक अथवा यूनानी द्वारा। ग्रीक अथवा यूनानी द्वारा क्या नाम दिया गया? तो इंडिया नाम दिया गया। तो ये हो गया भारत का 3 नाम। क्या क्या था? भारत कहां है? तो किस द्वीप का अंग है? तो जम्बू द्वीप का आपका हो जाएगा। भारत किस द्वीप का अंग है? तो जम्बू द्वीप हो जाएगा। वैदिक काल में भारत का नाम भरत ऋषि के नाम पे भारत पड़ा। मध्यकाल आते आते यहाँ पे क्या हुआ? मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा इसका नाम क्या दिया गया? तो हिंद अथवा हिंदुस्तान दिया गया। और ग्रीक और यूनानी द्वारा भारत का नाम क्या दिया गया? तो इंडिया दिया गया। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो इंडिया शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ग्रीक या यूनानी द्वारा। तो ग्रीक और यूनानी कहां होगा? ये आपका हो जाएगा ग्रीक अथवा यूनानी, भी आप समझ लेंगे, ग्रीक अथवा यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हम देखिए दक्षिणी सीमा, उत्तरी सीमा, पूर्वी सीमा, पश्चिमी सीमा, संपूर्ण डिटेल देख लेते हैं। क्या है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा क्या है? भारत की स्थिति के बारे में पूछ रहा है। तो ध्यान रखेंगे, जब भी हम मैप देखते हैं तो हमारा ये होता है ईस्ट अर्थात पूर्व, वेस्ट अर्थात पश्चिम, वेस्ट अर्थात पश्चिम, उसके बाद नॉर्थ अर्थात उत्तर, और साउथ अर्थात दक्षिण। साउथ अर्थात दक्षिण। ये क्या है? ये भारत का दिशा के रूप में अगर हो जाएगा। दक्षिण की अगर बात करें, भारत की स्थिति कितनी है? तो 8 डिग्री 4 मिनट, ध्यान रखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश। उसी तरह आपका हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट, सॉरी 68 है ये, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर, ठीक है। ये भारत की संपूर्ण स्थिति है। अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया? भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? तो दक्षिणी सीमा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका दक्षिण का क्षेत्र, और दक्षिणी सीमा क्या हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि सी सही हो जाए। अगर आपसे पूछे भारत की मुख्य भूमि का पूर्वी सीमा क्या है, तो पूर्वी आपका हो जाएगा 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। पश्चिमी पूछे तो 68 डिग्री 7 मिनट, और उत्तरी पूछे अगर तो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत कहां स्थित है? तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कैसे? तो अभी आपने जो पीछे मैप देखा वर्ल्ड के मैप में, वहां पे मैं आपको समझाया कि उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर,
उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर के मध्य भारत स्थित है, इसीलिए कहा गया उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की स्थिति क्या है, तो 8 डिग्री अक्षांश यानी कि 0 डिग्री अक्षांश से उत्तर की तरफ ऊपर की जाएंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। देशांतर की अगर हम बात करें तो आपने 0 डिग्री देशांतर रेखा खींचा, उसके पूर्व में भारत स्थित है, इसीलिए कहा गया पूर्वी देशांतर। और कहां से, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, अभी जो मैंने आपको इससे पीछे आपका बेसिक समझाया था वर्ल्ड मैप के साथ, इसीलिए समझाया था ताकि आपको ये समझ में आए। तो ये भारत की स्थिति हो गई। ठीक है, आपको हो गया। इससे 4-5 क्वेश्चन, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको आएगा वो आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय मानक समय। मानक समय की अगर हम बात करें तो इससे कौन कौन क्वेश्चन बनता है। जो भारतीय मानक समय लिया गया है, तो आप सभी लोग जानते हैं भारत की स्थिति कितनी है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये क्या है, ये भारत की देशांतर के रूप में क्या है, स्थिति। और मैं आपको बताया कि जो टाइम जोन लिया गया, समय लिया गया, वो कहा, तो 0 डिग्री देशांतर को लेके गया। 0 डिग्री देशांतर के अगर हम पूरब में जाएंगे तो हमारा समय बढ़ता जाएगा, और 0 डिग्री देशांतर के अगर हम पश्चिम में जाएंगे तो हमारा समय क्या होगा, निगेटिव में यानी कि घटेगा। अब 0 डिग्री देशांतर में भारत की स्थिति की अगर हम बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से भारत की स्थिति है, और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में एक टाइम जोन लेना था भारत को, वरना भारत की अगर बात करें तो इसके बीच में टोटल लगभग 30 डिग्री का आधा है। ठीक है, 30 डिग्री अक्षांश का आपको टोटल बीच की मध्य की दूरी आ रही है। इसके बगल में हम लोग क्या सकते हैं, 2 टाइम जोन हम लिख सकते हैं, 2 टाइम जोन लिख सकते हैं। किंतु भारत में एक जगह दूसरा टाइम जोन यानी कि दूसरा समय रहेगा, दूसरी जगह दूसरा समय रहेगा, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। जिसके बाद बात की गई कि हम लोगों ने इसके मध्य का यानी कि बीच का जो एरिया है वहां पे एक टाइम जोन ले लिया, टाइम जोन, और वो कौन सा लिया, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हमने माना भारत का मध्यछेद एरिया, और इसी को हमने टाइम जोन के रूप में ले लिया, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब जब हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर लिए तो 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को लिए तो कितना मिनट आएगा, तो आप ध्यान रखेंगे 82 गुणे 4 पहले कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो 4 दूने 8 हो जाएगा, और 4 अठे 32 हो जाएगा, 328 मिनट हो गया। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें कि और आधा डिग्री और आपका था, आधा यानी कि, तो इसमें कितना आएगा, आधा डिग्री में 2 मिनट और आएगा। ठीक है, 1 डिग्री में 4 मिनट आया, तो आधे डिग्री में 2 मिनट और, तो 2 मिनट इसमें और ऐड करेंगे। अभी हमने कितना देखा, तो 82 डिग्री देखा था, और था कितना, 82.5 डिग्री, तो 82 डिग्री का हमें प्राप्त हुआ 328 मिनट, और आधा डिग्री का हमें प्राप्त हुआ 2 मिनट, तो हमने हो गया टोटल 330 मिनट। 330 मिनट, इसी 330 मिनट को हम घंटा में जब बदलते हैं, 6 से भाग देते हैं, तो कितना आ जाता है, तो 6 पंचे 30, 6 पच्चे 30, 30 गया, 3 बचा और 30 फिर से हो गया, और 6 पच्चे 30, 5.5, 5.5 घंटा, अर्थात 5 घंटा 30 मिनट हो गया। 5.5 घंटा अर्थात 5.5 घंटा, और 5.5 घंटा का अर्थ होता है 5 घंटा 30 मिनट। ध्यान रखेंगे, इसका अर्थ क्या होता है, 5 घंटा 30 मिनट। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत का समय जोन कितने समय, भारतीय समय मानक समय आधारित है कितना, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, पहला तो ये हो गया। दूसरी बात अगर आप करें तो 0 डिग्री अक्षांश यानी कि 0 डिग्री देशांतर से भारत का जो टाइम जोन है कितने डिग्री पे, तो 82.5 डिग्री पर। कभी आपसे पूछेगा कि भारतीय मानक समय 0 डिग्री देशांतर यानी कि ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे है, तो 5.5 घंटा आगे। ठीक है, भारत में कितने टाइम जोन है, तो भारत में एक टाइम जोन है। विश्व को कितने टाइम जोन में बांटा गया है, तो विश्व को टोटल 24 टाइम जोन में बांटा गया है। सभी लोग ध्यान रखेंगे, विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। जैसे यूएसए है तो इसमें 8 टाइम जोन है,
और रसिया जो है इसमें आपका 11 टाइम जोन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछता है कि विश्व को टोटल कितने टाइम जोन में बांटा गया है। ये क्वेश्चन मेरे से खुद गलत हुआ था। तो विश्व को टोटल 24 टाइम जोन में बांटा गया है। सबसे ज्यादा टाइम जोन रसिया में है, 11 टाइम जोन अकेले रसिया में है। भारत में कितना? तो भारत में 2 टाइम जोन हो सकता था, किंतु भारत में समझौते के हिसाब से बीच का जो एरिया था वहीं पे एक जो देशांतर अक्षांश पड़ा उसी को टाइम जोन के रूप में ले लिया गया। और वो क्या था? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 1 डिग्री में मैंने बताया 4, और आपको हो गया टोटल अगर बात करें तो 330 मिनट, और उसको घंटे में परिवर्तित किया तो 5.5 घंटा। अर्थात अगर पूरे भारत के बीचों बीच यानी कि जो देशांतर 0 डिग्री देशांतर रेखा खींची गई है वहां पे अगर 12 बज रहा है तो भारत में कितना बजेगा? तो 5.5 बजेगा। अगला हम देखेंगे भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है कहां? तो ध्यान रखेंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है वो कहां से गुजरती है? तो इलाहाबाद के समीप यानी कि इलाहाबाद के नैनी कहीं कहीं मिलता है और कहीं कहीं आपको मिर्जापुर मिलता है। दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखें, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीन बीच मीन टाइम। ध्यान रखेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का अर्थात भारत का टाइम क्षेत्र जो है टाइम, और ग्रीन बीच मीन टाइम का अर्थ है 0 डिग्री देशांतर। जो मैंने आपको वर्ड का मैं जब पढ़ा रहा था तो बताया कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके पूर्व में जाएंगे तो आपका समय बढ़ेगा, इसी को समय के हिसाब से मानक माना गया। तो ग्रीन बीच टाइम से भारतीय स्टैंडर्ड टाइम में कितना अंतर है? तो आपका कितना था? 5.5 घंटा। कितना का फर्क था? 82 सही 1.2 यानी कि 82 सही 1/2 यानी कि 82.5 डिग्री का फर्क था। 1 डिग्री में 4 मिनट होता है और 82.5 का 4 में गुणा करेंगे तो 5.5 घंटा आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो भारत की स्थलीय सीमा, भारत की अगर बात करें तो इसकी टोटल स्थलीय सीमा जो है और आपका समुद्री सीमा, सभी को समझेंगे हम लोग। समुद्री सीमा, ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा की अगर बात करें तो यह 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की अगर हम बात करें तो 7,516 किलोमीटर। संपूर्ण स्थलीय सीमा इसके नाम देंगे, सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आपको फंसाने के लिए कभी कभी एक क्वेश्चन दे देता है, भारत की मुख्य भूमि की तटीय क्षेत्र, तटीय या स्थलीय समुद्री दोनों एक होगा, ध्यान रखेंगे। तटीय क्षेत्र भारत की मुख्य भूमि की अगर बात कर दिया तो आपका 61 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। मुख्य भूमि की अगर बात कर दिया, मुख्य भूमि की तटीय क्षेत्र की अगर बात करेगा, तटीय सीमा की अगर बात कर देगा तो 6100 किलोमीटर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये जो मैंने समुद्री सीमा, संपूर्ण समुद्री सीमा बताया, इसमें अंडमान निकोबार की जो तटीय सीमा है या द्वीपों अन्य द्वीप की जो तटीय सीमा है उसको शामिल करेंगे तो 7516 आएगा। और पूछा अगर भारत की मुख्य भूमि अर्थात भारत से जो है समुद्र यानी कि आपको द्वीपों को छोड़ दिया जाए तो 6100 किलोमीटर भारत की तटीय सीमा है। स्थलीय सीमा है कितना? तो 15,200। भारत के पड़ोसी देश की अगर बात करें तो टोटल 7 पड़ोसी देश है। 7 पड़ोसी देश कौन कौन से? तो आपने देखा पाकिस्तान, सब प्रथम देखेंगे पाकिस्तान, उसके ऊपर जाएंगे अफगानिस्तान, आपको यहां पाकिस्तान मिलेगा, उसके ऊपर अफगानिस्तान, उससे ऊपर जाएंगे चाइना हो जाएगा, इधर आपको जाएंगे आपका भूटान हो जाएगा, यहां आपका आएंगे म्यांमार हो जाएगा, और यहां पे आपका आ जाएंगे तो आपका हो जाएगा नेपाल, और इनके बीचों बीच चाइना के बीचों बीच आपका सॉरी यहां बांग्लादेश और यहां आपका नेपाल। तो टोटल कितने हो गए? 3 3 6 और 7 देश टोटल हो गए। अभी इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो टोटल 7 और 2 द्वीपीय देश श्रीलंका और मालदीव जो है वो द्वीपीय देश की सीमा के रूप में माने जाते हैं। तो भारत का क्या हो गया? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कहां पे है? तो 15,200, ये आपका हो जाएगा विकल्प डी। अगला हम देखेंगे द्वीपीय सहित भारत के तट रेखा की लंबाई। देखिए पूछ लिया गया, जब द्वीप सहित पूछ लिया तो 7516 किलोमीटर। अगर पूछता मुख्य भूमि केवल मुख्य भूमि भारत के तट रेखा की लंबाई
तो आपका 6100 किलोमीटर हो जाता। किंतु द्वीप सहित पूछा है तो आपका सी यानी कि 7516 किलोमीटर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। भारत की अगर हम बात करें तो इससे उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वो 3214 और पूरब से पश्चिम की अगर हम बात करें तो 2933 किलोमीटर और उत्तर से यानी कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम आपका हो जाएगा 2933 और उत्तर से दक्षिण की अगर बात करें तो 3214 किलोमीटर। ठीक है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी हो जाएगी तो 32 से 3214। अगर पूछे आपका पूर्व से पश्चिम तो 2933 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई देखिए पूछ लिया तो 2933 किलोमीटर और अगर उत्तर से दक्षिण पूछता तो 3214 हो जाता। भारत की तट रेखा की लंबाई, भारत की तट रेखा की लंबाई अब पूछा, देखिए अब ये नहीं दिया कि मुख्य भूमि या द्वीप सहित, तो क्या होगा जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको विकल्प सिर्फ एक देगा एक उत्तर के रूप में, या तो कितना देगा 7516 या तो 6100। अब देखिए इसमें 6100 दिया लेकिन 7516 नहीं दिया तो हम इसी को चूज करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 12वां हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर, कुछ लोगों को वर्ग किलोमीटर की समझ नहीं होती है। ठीक है, तो जो लोगों को नहीं है तो ये समझ लीजिए क्षेत्रफल क्या होता है तो लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। ठीक है, अब लंबाई भी किलोमीटर में, चौड़ाई भी किलोमीटर में, और किलोमीटर किलोमीटर का आपस में गुणा होगा तो वर्ग किलोमीटर बनता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको लिखा जाता है भारत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है। और ये जो क्षेत्रफल है ये विश्व के क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, विश्व के क्षेत्रफल की केवल कितना है 2.4%। किंतु भारत में जो पॉपुलेशन है अर्थात जनसंख्या जो है वो विश्व के पूरे जनसंख्या का कितना है तो 17.5%। अब आप सोच सकते हैं भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के क्षेत्रफल का केवल 2.4%, किंतु भारत में जो रहने वाले लोग हैं विश्व के टोटल रहने वाले लोगों में उनका परसेंट कितना है तो 17.5% अकेले भारत में रहते हैं। जितने लोग विश्व में रहते हैं उसका 17.5% लोग अकेले भारत में रहते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है तो 2.4%। आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? तो भारत के टोटल बात करें तो 9 राज्य जो है वो तटीय राज्य है। 9 राज्य जो भारत के हैं वो तटीय राज्य है। कौन कौन से हो जाएंगे तो आपका सर्वप्रथम हो जाएगा आपका गुजरात, उसके बाद आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, उसके बाद हो जाएगा गोवा, गोवा हो गया। गोवा से नीचे जाएंगे हम तो हमारा आ जाएगा कर्नाटका, कर्नाटका के बाद हमारा होगा केरल। कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब उससे बात आगे बढ़ेंगे तो तमिलनाडु, तमिलनाडु उससे आगे गए तो हमारा आया क्या आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश आया। उससे आगे बढ़े तो हमारा आ गया आपका उड़ीसा, और उसके बाद पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा तो पश्चिम बंगाल। ये जो 9 राज्य हैं भारत के ये तटीय राज्य अर्थात इनकी सीमा समुद्र को टच करती है। ठीक है, तो कितने राज्य हो गए तो टोटल 9 राज्य। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, तो 9 तटीय राज्य थे उसमें जो गुजरात है उसकी तटरेखा सबसे लंबी।
निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा की अगर बात करें तो मैं आपको बताया कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तर की तरफ हम जाएंगे तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि उत्तर की तरफ जाएंगे तो 23.5 डिग्री अक्षांश पर एक रेखा खींची गई है जिसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। और ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ऐसा मैंने कब बताया? तो मैं आपको वर्ल्ड का मैप जब बता रहा था तब बताया। ठीक है, अब ये भारत के किस किस राज्यों से, तो ये आपका 23.5 डिग्री अक्षांश जो कर्क रेखा के नाम से जानी जाती है वो भारत के टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से। कौन कौन से याद करना आपको जरूरी है। तो पहला आपका हो जाएगा गुजरात, दूसरा आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश हो गया, तीसरा आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, चौथा हो गया झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा और मिजोरम हो जाएगा। कितने हो गए टोटल? तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। कौन सा छूटा? एक राजस्थान छूट गया, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले गुजरात के बाद आपका राजस्थान। तो टोटल ये 8 राज्य हैं जिससे होके कर्क रेखा गुजरती है। और इनको याद करने का ट्रिक जो है वो है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार कैसे? मी से आपका हो जाएगा मिजोरम, ता से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। ये कितने हो गए? तो 3 3 6 और 8, आठों के नाम आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो पूछा है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो किससे हो जाएगा? कौन सा इसमें नहीं है? तो मध्य प्रदेश है, गुजरात है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ये याद कर लेंगे, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झार, आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो अभी मैंने आपको बताया कर्क रेखा, और ये कितने डिग्री अक्षांश से होकर गुजरती है? तो 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा भी इसे नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। आपको अभी पता चला। और कौन कौन से राज्य? तो मित्र पर गमछा झार, मी से मिजोरम, ता से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झा से झारखंड। ठीक है, तो मित्र पर गमछा झार। अगला हम देखेंगे भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? ध्यान रखेंगे, भारत की मुख्य भूमि की अगर बात करें तो सबसे दक्षिण में तमिलनाडु है, और तमिलनाडु में स्थित केप कपूरिन, केप कपूरी, और यहीं पे स्थित है कन्याकुमारी। ठीक है, कन्याकुमारी। तो आपका क्या हो जाएगा? तो केप कपूरिन और यहीं पे स्थित है कन्याकुमारी। दोनों में से कोई भी दे सकता है। कन्याकुमारी। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट से कुछ लोग कंफ्यूज होंगे। ये कहां स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार में स्थित है, और इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ये क्यों नहीं सही है? तो पूछा है मुख्य भूमि। क्वेश्चन पढ़ते समय आपको ध्यान देना है, मुख्य भूमि जब पूछेगा तो द्वीपों को नहीं शामिल किया जाएगा। और अंडमान निकोबार में जो ये इंदिरा पॉइंट स्थित है ये क्या है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसलिए उसको नहीं लिया गया। मुख्य भूमि पूछा तो तमिलनाडु का सबसे अंतिम एरिया केप कपूरिन और जहां पे कन्याकुमारी स्थित है उसको लिया गया। इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या था? तो पिग्मेलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? पिग्मेलियन पॉइंट। और ये कहां स्थित है? तो अंडमान निकोबार में भी कहां पे? तो ग्रेट निकोबार में। ध्यान रखेंगे, ये कहां स्थित है? तो ग्रेट निकोबार में, और यही भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, ग्रेट निकोबार।
भारत का सबसे दक्षिणतम। भारत की अगर बात करें सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी हो जाएगा, तो इंदिरा कॉल हो जाएगा, इंदिरा कॉल हो जाएगा। ठीक है, सबसे पूर्वी तो किबुथु हो जाता है। ठीक है, और सबसे पश्चिमी अगर बात करें तो गुहार मोती होता है। गुहार मोती। सबसे दक्षिणी बिंदु तो ग्रेट निकोबार में स्थित आपका पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट, और सबसे उत्तरी आपका इंदिरा कॉल। सबसे पूर्वी अगर बात की जाए तो किबुथु जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और सबसे पश्चिमी गुहार मोती, और ये कहां स्थित है, तो गुजरात में। ये इंदिरा कॉल कहां है, तो लद्दाख में। और आपका इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कहां है, तो निकोबार यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भी एक द्वीप है निको यानी कि ग्रेट निकोबार द्वीप, और उसमें स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग क्या है। तो सबसे उत्तरी बिंदु पूछ लिया तो आपका इंदिरा कॉल हो जाएगा। सबसे दक्षिणी पूछता तो आपका इंदिरा पॉइंट हो जाता, सभी लोग जानते हैं। और इसी इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है, तो पिग्मेलियन पॉइंट भी। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और इसमें भी अगर पूछा जाए तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित द्वीपों के युग्म में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग से पृथक किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ऐसे द्वीप बना है। ये आपका अंडमान हो जाएगा, उसके बाद आपका निकोबार हो जाएगा। और इसके मध्य एक रेखा है जिसको किस नाम से जाना जाता है, तो 10 डिग्री चैनल। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछता है कि 10 डिग्री चैनल किसके किसके मध्य है, तो अंडमान और निकोबार के मध्य। अंडमान और निकोबार के मध्य स्थित है कितना, तो 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। 8 डिग्री चैनल आपसे पूछा जाए तो मालदीव और मिलिका। मिनिकॉय। 9 डिग्री चैनल अगर पूछा जाए आपसे तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप। ये सारे पूछे जाते हैं आपसे। 10 डिग्री आपको पता चल गया अंडमान निकोबार। इसके बाद आपको पूछता है 6 डिग्री चैनल आपको, और ये कहां, तो ग्रेट निकोबार प्लस सुमात्रा। इतना आपको चैनल के बारे में पूछता है, इतना आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन है। तो भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल संधि स्थित है। पाक जल संधि कहां है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत तथा चीन के बीच बनाने वाली रेखा कौन सी है, तो रेड क्लिप जो है ये भारत पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान हो जाएगा। मैकमोहन जो रेखा है ये आपका हो जाएगा भारत और चीन। भारत चीन हो जाएगा। और डूरेंट जो रेखा है ये भारत और अफगानिस्तान हो जाएगा। भारत और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। तीनों रेखा को आप ध्यान रखेंगे, रेड क्लिप रेखा भारत पाकिस्तान, मैकमोहन रेखा भारत चीन, और डूरेंट रेखा भारत और आपका अफगानिस्तान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई थी, तो रेड क्लिप लाइन। भारत के सुदूर पूर्व का कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। सुदूर पूर्व की अगर बात करें तो पूर्व में कौन स्थित है, तो आपका म्यांमार हो जाएगा। पूर्व में अगर बात करें तो म्यांमार हो जाएगा। और भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है, तो ध्यान रखेंगे इसमें म्यांमार दिया है जो भारत का सबसे पूर्व में स्थित भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। यह हो जाएगा। अगर पूर्व ना दिया होता तो ध्यान रखेंगे भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है,
तो बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं है? भारतीय उपमहाद्वीप की अगर बात करें तो पाकिस्तान शामिल है, आपका नेपाल हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, जबकि श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी आपका गोवा हो जाएगा। सबसे बड़ा कौन सा था? तो गुजरात। गुजरात की तटरेखा लंबाई सर्वाधिक है और गोवा की सबसे कम है। भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? ध्यान रखेंगे बांग्लादेश सबसे ज्यादा लगती है और कितना? तो 4096 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है। उसके बाद हमारा आ जाता है चीन, ये हमारा हो जाएगा 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान की अगर बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 3323 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा किसकी हुई? तो नेपाल बांग्लादेश के साथ हुई और वो कितना? तो 4096 किलोमीटर सर्वे यानी कि सबसे ज्यादा हो जाएगा। सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ है? तो नेपाल, भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान नहीं होगा, सबसे छोटी आपका भूटान हो जाएगा। भारत का कौन सा भूभाग आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो ध्यान रखेंगे भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है उसमें कौन सा एरिया सबसे प्राचीन है? तो आप सभी लोग जानते हैं भारत जो है उसका एक एरिया क्या है? सबसे जो हिमालय पर्वत और मैदान जो बना है वो नवीनतम है, यानी कि हाल ही फिलहाल में बना हुआ। हाल फिलहाल का आशय ये नहीं है कि अभी जल्दी में, ठीक है। तो है क्या? सबसे पुराना एरिया है जो प्रायद्वीपीय पठार है। हुआ क्या था? सबसे पहले एक विशाल एक द्वीप हुआ और उसके चारों तरफ विशाल जल राशि थी। ये जो द्वीप बना यानी कि स्थलीय सीमा बनी, ठीक है, उसको क्या नाम दिया गया? तो उसको नाम दिया गया पैंजिया। और इसके चारों तरफ जो विशाल जल राशि थी उसको नाम दिया गया पैंथालासा। अब इस पैंजिया में क्या होता है? पैंजिया में क्या होता है? तो इसमें एक विभाजन होता है। और विभाजन क्यों होता है? तो गुरुत्वीय बल और ज्वारीय बल के कारण इसमें विभाजन होता है। और ये क्या होता है? दो पार्टों में टूटता है। एक पार्ट उत्तर की तरफ चली जाती है, एक पार्ट दक्षिण की तरफ चली जाती है। जो पार्ट दक्षिण की तरफ गई उसको गोंडवाना लैंड नाम दिया गया। गोंडवाना लैंड नाम दिया गया। और जो पार्ट उत्तर की तरफ गया उसको अंगारा लैंड नाम दिया गया। जब इकट्ठा था तब उसको नाम दिया गया था पैंजिया। अब ये गोंडवाना लैंड जब दक्षिण की तरफ आया तो इसी का एक टुकड़ा टूट के भारत यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का जो क्षेत्रफल है वो इसी गोंडवाना लैंड का एक पार्ट है। और यही सबसे प्राचीनतम एरिया यानी कि क्षेत्रफल है। बाकी जैसे क्या हुआ, ये जब जाके एशियाई प्लेट से टकराया तो यहाँ पे स्थित जो आपका टेथिस सागर था उसके अवसादों से क्या बना? तो उसके अवसादों से हिमालय बना, यानी कि इसके बाद में हिमालय बना। और हिमालय से जो नदियां आई उनके अवसादों से निर्माण हुआ उत्तर भारत का विशाल मैदान। इसीलिए बात करें सबसे पहले इसका निर्माण हुआ प्रायद्वीपीय भारत। वही आपसे पूछा है, प्रायद्वीपीय पठार इसमें सबसे प्राचीनतम। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां संरचना और उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो ये आपका प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ध्यान रखेंगे गारो खासी जयंतिया की जो पहाड़ियां है ये हिमालय का पार्ट ना होकर प्रायद्वीपीय पठार का पार्ट है। और ये प्रायद्वीपीय पठार से कैसे अलग होती है? तो राजमहल की जो पहाड़ियां हैं वो आपको इसको अलग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो ध्यान रखेंगे काठियावाड़ तट है, कोंकण तट है, मालाबार तट है। ये कोरोमंडल तट नहीं होगा। माला ये तीनों पश्चिमी तट का भाग है, जबकि कोरोमंडल तट है जो ये पूर्वी तट का भाग है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट। मालाबार, कोंकण और दीघा ये सारे कौन से हो जाएंगे? तो ये पश्चिमी तट के भाग हो जाएंगे। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी कौन है? भारत में दो ज्वालामुखी है। कौन कौन से? तो अंडमान निकोबार में है। और कौन कौन से है? तो आपका हो जाएगा बैरन द्वीप और नारकोंडम। ठीक है, बैरन द्वीप और नारकोंडम। इसमें जो बैरन द्वीप है ये क्या है? तो ये आपका हो जाएगा नारकोंडम जो है ये शांत है यानी कि सुसुप्त है। इसमें अर्थात विस्फोट होने की कोई संभावना नहीं है। और ये जो बैरन द्वीप है ये वर्तमान में शांत है, इसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है। सक्रिय ज्वालामुखी भारत में एक भी नहीं। ठीक है, न्यू मुरे द्वीप समूह कहां स्थित है? तो यह बंगाल की खाड़ी में हो जाएगा। स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? काला पानी कहां स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। तो लक्षद्वीप टोटल 36 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हो जाएंगे? तो 36 हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो टोटल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। और भारत में टोटल पॉपुलेशन जो है विश्व के 17.5% निवास करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, बिल्कुल सत्य है। 8,4 से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, यह भी आपका सत्य हो गया। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, तो यह भी आपका सही है। भारत की आकृति जो है वो लगभग चतुष्कोणीय, 100% नहीं है, लेकिन चतुष्कोणीय मानते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पे, ध्यान रखेंगे 7वां और दूसरे स्थान पे, पहले स्थान पे आपका चीन है। ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन सही है, आपका डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला हम देखेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, यह भी सही है जाएगा, यानी कि विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। यह 8,4,37,6 उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है, यह भी सही हो गया। ये 68,60 पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है, यह भी सही है। इसमें भी सारा सही हो जाएगा। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? ध्यान रखेंगे ज्यादातर भारतीय राज्य ऐसे हैं जिसकी सीमाएं, कौन कौन से राज्य? लगभग 2 से 3 राज्य स्पर्श करते हैं। किंतु उत्तर प्रदेश की क्या विशेषताएं हैं? इससे टोटल 9 राज्य स्पर्श करते हैं अपनी सीमाएं। उत्तर प्रदेश से बात करें कौन कौन से राज्य अपनी सीमाएं स्पर्श करती है, तो पहला आपका हो जाएगा उत्तराखंड। उसके बाद आपका हो जाएगा हिमाचल, उसके बाद हमारा हो जाएगा हरियाणा, उसके बाद हो जाएगा राजस्थान। यहीं बगल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी है, ध्यान रखेंगे दिल्ली भी उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करती है। राजस्थान हो गया, उसके बाद हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, इसके बाद अगर बात करें तो आपका बिहार। और उत्तर प्रदेश से एक देश भी अपनी सीमा साझा करता है, वो है नेपाल। तो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाले राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 9। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ध्यान रखेंगे इसमें ये जो 4 राज्य है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है। अकेले एक जिला होते हुए वो 4 राज्यों से अपनी सीमा साझी करती है। कौन कौन से? तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो आप ध्यान रखेंगे त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, यानी कि त्रिपुरा हो जाएगा। बाकी दमन और दीव और लक्षद्वीप और पुदुचेरी ये सारे कौन से हैं? केंद्र शासित प्रदेश। भारत में कितने राज्य हुआ, कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में अभी सभी लोग जानते हैं 29वां राज्य के रूप में बना था तेलंगाना। ठीक है, तो 29 राज्य हो गए थे भारत में। किंतु वर्तमान में क्या हुआ, जम्मू कश्मीर एक राज्य था, उसको राज्य से हटा के क्या बना दिया गया? तो 2 केंद्र शासित प्रदेशों में डिवाइड कर दिया गया। तो राज्यों की जो संख्या थी वो 29 से घट के 28 हो गई। और केंद्र शासित प्रदेश जो थे वो कितने थे? तो टोटल आपके थे 7, और वो कितने हो गए? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए टोटल। ठीक है, पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, किंतु क्या किया? दमन और दीव, ठीक है, दादर नगर हवेली, दोनों 2 केंद्र शासित प्रदेश थे, इनको मिला के 1 कर दिया था, तो 6 हो गए थे। और 2 नए बने आपके, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश नए बने, तो टोटल 6 और 2 8 हो गए। 29 में से 1 घट गया, यानी कि जम्मू और कश्मीर जो था ये राज्य था, तो ये आपका यूटी हो गया, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हो गया, तो 28 हो गया। न्यू मुरे द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो न्यू मुरे द्वीप भारत और बांग्लादेश के मध्य। वर्तमान में ये पानी में डूब चुका है, ये पहले भारत का था, बीच में इस पे आधिपत्य दे दिया गया था बांग्लादेश को। वर्तमान में भारत इस पे फिर से कुछ दावा करता है और कुछ पार्ट भारत के अंदर में भी था। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती थी? तो निवास करती है तो 17.5%। मैंने आपको ये भी बता दिया है। अगला हो जाएगा भारत की अवस्थिति। अब देखिए ये क्वेश्चन आया, तो 8 4 37 6 68 7 97.25, ये आपका सही हो गया। क्या मैंने बोला था? भारत की स्थिति क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश।
दूसरी बात क्या बोला था, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, जो पहले में दिया हुआ। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन से हैं? तो सर्वप्रथम आएगा आपका गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद पंजाब, उसके बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद लद्दाख। कहीं पे है विकल्प में ढूंढिए। राज्य पूछा है तो गुजरात हो गया, हिमाचल प्रदेश नहीं हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान ये सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हरियाणा भी नहीं होगा, गलत हो जाएगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश भी गलत हो जाएगा, यानी कि बी सही हो जाएगा। क्षेत्रफल के क्रम में भारत का 3 बड़े राज्य कौन है? भारत के सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के भाग नहीं है? तो ध्यान रखेंगे, उत्तर पूर्वी के राज्य जितने भी हैं उनको 7 बहनें के नाम से जाना जाता है, जबकि पश्चिम बंगाल उत्तर पूर्वी राज्यों में नहीं आता, सभी लोग जानते हैं, ये बिहार के बगल में स्थित है। ठीक है, तो ये आपका टोटल भारत का सामान्य परिचय के अंतर्गत 50 यानी कि 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चन का हमने डिटेल किया, इससे यह पता चल जाएगा होगा आपको कि भारत के सामान्य परिचय के अंतर्गत कुछ भी लगभग नहीं छूटा होगा। ठीक है, तो ये क्लास आप सभी लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं सभी लोगों को, धन्यवाद।